दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सबकी तैयारी पीछे जितनी भी बताई गई है उम्मीद करता हूँ बढ़िया हुई होगी। और हम आ गए आज नए वीडियो पर एक नए पार्ट के साथ, जहां पर आपके बारे सामने चर्चा की जाएगी। आवेश तो बता चुके हैं आपके सामने, बेटा देखो आवेश टॉपिक को आप पूरा समाप्त कर चुके हो। आवेश किसे कहते हैं, आवेश के गुण आप लोगों को बता दिए हैं, आवेश के गुण और इससे जो सवाल बनते थे, आवेश का क्वांटीकरण बता दिए हैं आप सबको। ये सब चीजें छोटी चीजें आप सबको बता दिए हैं। अब आपको एक चीज और बता दें बेटा, ध्यान देना कि अगर आवेश समाप्त हुआ तो आवेश को ध्यान ये रहना कि आवेश शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था। आवेश शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था भाई, सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने किया था। ध्यान देना, फ्रैंकलिन ने किया। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देनी है कि आवेश शब्द को सर्वप्रथम किसने बताया, सर्वप्रथम इस शब्द को लिया किसने था, फ्रैंकलिन ने। और एक चीज और मेरे बच्चा याद कर लेना है कि आवेश को किससे मापा जाता है। आवेश मापने का यंत्र विद्युत दर्शी है, विद्युत दर्शी है। आवेश मापने का यंत्र विद्युत दर्शी होता है। तो यहां तक की चीजें आप सबको उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ आए होंगे। पीछे भी दो टॉपिक बचे थे, इसको बता दिए कि आवेश शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश मापने का यंत्र क्या है, विद्युत दर्शी है। अब आप लोग आ जाइए, नई हेडिंग डाले ना, कूलाम का नियम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में वही पूछा जाता है, कूलाम का नियम। अब देखो मेरे भाई, कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम क्या है, इस नियम को किसने दिया था। पहले बात हमारी समझना कि सर्वप्रथम बात करें, बात है सन 1675 ईस्वी की। 1675 ईस्वी, थोड़ा अलग डेट हो सकता है मिल जाए। 1675 ईस्वी की बात है। फ्रांस के वैज्ञानिक यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1675 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किया था कि दो आवेश लिए थे भाई, दो आवेश। जैसे मान लीजिए Q1 है, अगला क्या है Q2, और इन आवेशों को उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, स्थिर रखा था। स्थिर का मतलब होता है कि चल फिर नहीं सकते थे। और दो स्थिर आवेश को रख लिए थे और इनके बीच की दूरी को उन्होंने मान लिया था r। अब इनके रूप को कैसे बताओगे, थोड़ा परिभाषा ऐसे बताएंगे। सन 1675 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं भाई, कूलाम का नियम कहते हैं। कम समझे हो, हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। इसको थोड़ा मिटा दे बेटा, एक मिनट रुक जाओ। अभी आपको बताया कूलाम का नियम क्या होता है, पीछे भी लिखे थे ना कि कूलाम जो थे, कूलाम 1675 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने दो आवेशों के बीच में संबंध बताया था और जो आवेश लिए थे वो भाई स्थिर आवेश थे। वो कैसे आवेश थे, स्थिर। एक बात आपको बता दें, अगर आवेश आपके सामने भाई समझना, अगर आवेश की बात करें, आवेश आपके सामने, आवेश अगर आवेश स्थिर, इसकी तीन कंडीशन बनती है। अगर आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है तो ध्यान देना मेरे बच्चा, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, समान वेग से गति कर रहा है, तो ध्यान दिए रहना, ये वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र और भाई क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यही आवेश असमान वेग से गतिमान होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय तरंग को प्रदर्शित करेगा, उत्पन्न करेगा। तो अभी हम आगे तो पढ़ेंगे नहीं, चुंबक में इसको पढ़ेंगे। अभी हम आवेश, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है भाई।
तो स्थिर आवेश में क्या इन्होंने नियम दिया था, सन 1675 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर, यहाँ बेटा समझना बताया ना, अगर आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बोला था आपको बताते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं भाई आप सबके लिए। अब इन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार इन्होंने किया क्या था, दो आवेश ले लिए, जैसे मान लो पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश नाम दे दिए हम Q2। माना दो आवेश है, रचना भी ऐसे आपको कर लेनी है, माना दो आवेश, इनके बीच की दूरी को नाम दे दिए भाई R है। माना दो आवेश जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर हवा या निर्वात में रखे हैं, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। अब बात समझना, इन्होंने इसकी थ्योरी को कैसे लिखा था, लिखे थे कि इसके अनुसार क्या था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझना, कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है मेरे बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना, इन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब वैद्युत बल जो होता है ये दोनों आवेशों के, आवेश क्या है Q1 और Q2, इनके गुणनफल मतलब इनटू समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1 मान लिए, तथा इनके बीच की दूरी के, मतलब यही बल जो है इनके बीच की दूरी क्या है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। अब आगे देखना, इसको अगर हल करें तो समीकरण 1 और 2 को देखें मेरे बच्चा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 और 2 को हल करें, देखो बाया पक्ष मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिल किसको हम एक कर लिए, एक चिन्ह मिल रही है, मिल के एक हो गई भाई, ये तो मिल नहीं रहा है तो इसको उतार लिए, Q1 इंटू Q2 फिर क्या है 1/r²। अब F अगर इसको गुणा कर लें तो हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब F इस चिन्ह को हटाओगे बराबर लगाओगे, यहाँ भाई एक नियतांक मानेंगे K इंटू में हो गया Q1 Q2/r²। अब भाई समझना, F बराबर में यहाँ चाहे तो पहले लिख भी सकते हो कि जहां यही लिख दे हैं, जहां K एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं, समानुपाती नियतांक कहते हैं। हम इसी को मेरे भाई ऐसे बोल सकते हैं जहां के समानुपाती नियतांक, इतना भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, F बराबर K Q1 Q2/r² आ गया। अगर इस K की निर्भरता की बात करें ना भाई, K का मान या K की निर्भरता, K का मान निर्भर किस पर करता है, K की निर्भरता क्या है, अगर इसकी बात करें मेरे बच्चा तो क्या हो जाएगा कि K का मान देखो किस पर निर्भर करेगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। यहां तक नोट कर लिए हो आप सब, चलो K की निर्भरता क्या होती है मेरे वाला, K की निर्भरता, K किस पर निर्भर करता है, तो दोनों आवेशों के माध्यम पर, दोनों आवेशों के माध्यम पर। अगला भैया जो इस पर बल लग रहा है बच्चा, और बल व दूरी, बल व
दूरी के मात्रक पर, अगला नंबर आवेशों की प्रकृति पर, और अगला नंबर भैया आप सबको पता होगा जो के निर्भर करता है, के का मान प्रयोगों द्वारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। समझना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरे का अगर आंकिक मान देखें तो होता है 9 × 10⁹ तो भाई समझना, तो के का मान निर्भर करता है इतने पर। अब इसी को थोड़ा यहाँ कर दें आप लोग, समझना मेरे भाई। यहाँ तक करने के बाद यफ है, अब यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर यहाँ पर आया है के, और के का मान कितना है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या है बच्चा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका जो फार्मूला प्राप्त हुआ यही है कूलाम का नियम। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, कूलाम का नियम बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। फिर चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलिएगा भाई। अब आगे चलते हैं। अभी आपके सामने देखो भाई फार्मूला क्या प्राप्त हुआ है आपके सामने, अभी किए थे, कूलाम का नियम आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर प्राप्त हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ से लिख भी दे रहे हैं, जहाँ यहाँ पर एक मान आया है एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है मेरे बच्चा, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर ना याद रहे तो एप्सिलॉन को ऐसे बोल भी सकते हो, एप्सिलॉन, इसी को चाहे 0 बोल दो या एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन 0 या नॉट। यहाँ से प्रश्न आता है आपके पेपर में, पूछ लेते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालो, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालो, एप्सिलॉन 0 का मान निकालो। तो इसको आओ वही पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग मेरे भाई कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, पहले इसका हम मात्रक निकालेंगे। डायरेक्टली पेपर में जब आएगा भाई डायरेक्टली लिखने के लिए आएगा, लेकिन आप इसका तोड़ के पोस्टमार्टम करके करिए ना कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालोगे तो सूत्र हमको तो पता है पहले सर, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है मेरे भाई। एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन 0 को पहले आप अकेला करिए, इसको हम पहले अकेला करने की कोशिश करते हैं भाई। तो F बराबर इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 बटे में पूरा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। एक बात पता है आपको, हम तिर्यक में हर जगह इंटू है, तो एप्सिलॉन को यहाँ भेज सकते हैं, तो एप्सिलॉन अकेले को हम यहाँ भेज दिए। एप्सिलॉन बराबर हो गया Q1 Q2 बटे में 4 पाई R स्क्वायर है, F को हम ला दिए यहाँ पर, कहीं भी इंटू में लिख सकते हो। कम समझो बच्चा, समझो कि पहले क्या किया, हम एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है तो इसको पहले आप अकेला कर लो, तिर्यक गुणा कर दिए, इसको हम F के स्थान पे भेज दिए, एप्सिलॉन कम एप्सिलॉन, F को यहाँ ला दिए। अब हमको भाई ये सब चीजें तो पता होंगी ना, एप्सिलॉन बराबर Q1 क्या है, आवेश है, Q2 भी क्या है, आवेश है। Q1 2 से मत जाना आप, Q2 देखो Q1 Q2 आवेश है, खानदान आवेश का है, आवेश है तो आवेश का मात्रक मेरे बच्चा होता है कूलाम, इंटू आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, बटे में 4 एक अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता मेरे भाई, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता, आर है दूरी त्रिज्या जिसे बोलते हुए, इसका मात्रक होता मीटर स्क्वायर लगा है। बल का मात्रक क्या होता है, F है बल भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर कूलाम, कूलाम मिलके क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे का मतलब प्रति, इसको आगे पीछे लिख सकते हो मेरे बच्चा, इसको लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को प्रतीक में भी लिख सकते हो मेरे बच्चा, कूलाम को C स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है ना, तैयारी कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अब इसकी यह बीमा निकाल लें,
एप्सिलॉन जीरो की बीमा अगर निकाले मेरे भाई, तो बीमा अगर मात्रक निकाल लियो तो बीमा तो आसान हो जाएगी आप सबके लिए। बीमा निकालोगे, देखो क्या है, एप्सिलॉन बराबर सूत्र क्या है इसका, मात्रक क्या है, मात्रक से निकाल लोगे, आया है कूलाम स्क्वायर, प्रति का मतलब होता है बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर कूलाम, कूलाम क्या है भाई, आवेश का मात्रक है भाई। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की बीमा क्या होगी, आवेश की बीमा क्या होगी भाई, आवेश की बीमा होती है, आप लोग पढ़े हो सर, 80 होती है, हमको तो पता है, स्क्वायर लगा है बटे में न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन की बीमा होती है, बल है भाई m/T-2 होती है मेरे बच्चा, इंटू में मीटर दूरी का है तो n होगा, स्क्वायर लगा भाई तो स्क्वायर लगा दिए। इसी को थोड़ा हल करते हैं, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, दोनों का माना जाएगा। आगे देखना यम है, यम उतार लिए, देखो 2l यहाँ है, एक यहाँ, 2a कितना हो जाएगा भाई 3l, t-2 हो गया। अब आगे कैसे कर ले बालक, अब सब पर घात कुछ नहीं देख रहे, इन सबको ऊपर ले जाए, घात नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाओगे चिन्ह बदल जाएगी माइनस, नीचे प्लस में है ऊपर ले जाओगे तो माइनस, नीचे माइनस में ऊपर ले जाओगे तो प्लस। अब ऊपर वाला ऐसे उतार लीजिए, क्या है a2 है t2 है भाई। अब यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर m-1 l-3, 2t यहाँ 2 यहाँ 2 2 4 हो जाएगा मेरे बच्चा t4a2। तो हो गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा, यानी m-1 l-3 t4a2। तो ये हो गया भाई इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई बीमा आपकी। अगर इसका मान भी आपसे पूछ ले, एप्सिलॉन जीरो का मान पूछ ले, तब मेरे बालक कैसे लगाओगे। आपसे अगर बीमा पूछ लिए, मात्रक पूछ लिए, अगर मान पूछ ले, तो मान के लिए अभी आपको एक सूत्र बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है पागलों, 9 × 10⁻9 होता है। हमको एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालनी है। अगर तिरिया गुणा करके एक बार हल करें, देखो इससे गुणा करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुणे 9 × 10⁻9, 1 के नाम 1 होगा। एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है, अकेला कर दो, 1 गुणा आ जाएगा बट्टे में, गुणा पूरा कहाँ आ जाएगा भाई, बट्टे में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है, गुणे 9, 10 की घात कितना है 9। बेटा इसको हल करिएगा, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, छोटा गुणा होता हम कर देते, बड़ा गुणा है आप अपने आप से करिएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, चिंता मत करिए। इसको हल करने के बाद आएगा 8.85 × 10⁻12। मात्रक तो पढ़े ही हो, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हल करने पे मेरे बच्चा इतना ही आएगा। ये होता है एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 × 10⁻12। यहाँ तक इसको तो यहाँ तक नोट कर लिए हो पीछे, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, इतना बता दिए। अब आ जाते हैं बेटा एप्सिलॉन के प्रकार। एप्सिलॉन के प्रकार कितने होते हैं, तो एप्सिलॉन हमारे सामने 3 प्रकार का होता है। एक होता है एप्सिलॉन जिसे बोलते हैं कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं मेरे भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर इसी को हम लोग कैसे भी दिखा देते हैं, जिसे बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। अभी आपके सामने हम कूलाम के नियम का फार्मूला बताए थे। कूलाम के नियम का फार्मूला क्या बताए थे भाई, कि यदि दोनों आवेश देखो अभी आपके सामने F बराबर यही तो प्राप्त हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बेटा इनकी 2 स्थितियां होती हैं, और दोनों स्थितियां क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि दोनों आवेश हवा या निर्वात में है, यदि आवेश हवा या निर्वात में है तो F बराबर सेम वही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन यहीं पर ध्यान देना, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू में मेरे बालक यहीं पर के लग जाता है, और एक के क्या होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लिख भी दिए आपके सामने, जहां के उस माध्यम का परावैद्युतांक है। किस माध्यम के मेरे बच्चा, जिस माध्यम में रखी गई है, जहां पर आवेश रखे हैं दोनों आवेश, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। अब आपसे कोई पूछ ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, किसी माध्यम को माफ करिए, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है, क्या कहते हैं मेरे बच्चा, परावैद्युतांक कहते हैं।
अगर इसी को अथवा करके, और अच्छा यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। कर लिए? अब आगे देखो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को ही, किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आप सबको यहाँ तक समझ में आया? इसी को ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। अगर इसका जो फार्मूला होता है ना, होता है K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। K बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी इसका एक फार्मूला निकाल सकते हो आप, यहां से भी एक इसका फार्मूला निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होगा कि किसी, अच्छा बताना, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है कुल या निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो मेरे भाई समझना कि किसी माध्यम में निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। मतलब तीन परिभाषा में चाहे जो याद कर लीजिए कि किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को ही क्या कहते हैं भाई? उस माध्यम के का परावैद्युतांक। या ऐसे बोल सकते हो, किसी माध्यम में निर्वात की, ध्यान रहे क्या है, अभी बताए थे आपको भाई, यहाँ पर लिखे है ना भाई, कुल या, किसी माध्यम में कुल या निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। अब आगे लिख दे रहे हैं भाई, समझना, नोट में मेरे बालक याद रखे रहना। परावैद्युतांक जो होता है, परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं? परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं? परावैद्युतांक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा मेरे बच्चा, ना इसकी कोई बीमा होती है। एक बात और याद कर लेना, बहुत जरूरी है, इस परावैद्युतांक का जो मान होता है ना, परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ध्यान से समझना कि परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती मेरे भाई। परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रुके हैं ना, थोड़ा मिटाते हैं इधर का बेटा, इधर का मिटा देते हैं, आगे आपको बताते हैं। बढ़िया तरीके से नोट्स अपनी बनाते चलिएगा आप सब। अब देखना, के का मान अभी क्या बताए मेरे वाला कि के का मान जो है, के का मान अभी बताए थे अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। कितना होता है ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो के का मान ध्यान दिए रहना, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। के का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। कैसे भाई? अब देखना, अगर हम धातु के लिए, पहले ऐसे समझ लो, हवा या निर्वात के लिए के का मान क्या होगा? हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। धातु के लिए के का मान, धातु के लिए के का मान कितना होता है? धातु के लिए भाई अनंत होता है। शेष सभी धातुओं के लिए, शेष सभी पदार्थों के लिए बेटा, शेष सभी पदार्थों के लिए के का मान सदैव बड़ा होता है 1 से। बाएं तरफ मुंह खुला है तो बड़ा का प्रतीक है। ध्यान से समझे रहिएगा कि के का मान यानी परावैद्युतांक का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है बच्चा। और क्या क्या हो सकता है? हवा या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, धातु के लिए के का मान अलग
अनंत होता है, शेष सभी पदार्थों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। एक बात और, के का मान कभी भी याद रखे रहना 1 से छोटा नहीं होगा। फिर से सुनना बच्चा, परावैद्युतांक जिसे के से लिखते हो, परावैद्युतांक का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। इसके नीचे आप नोट डाल के लिख भी सकते हो कि परावैद्युतांक का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। देख लो, हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है, से सभी पदार्थों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ तक जो आज की बातें थी, आप परावैद्युतांक कूलाम का नियम क्या है, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ लिए। अब आगे कल के लिए फिर से मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो बेटा, इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान देना, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।